Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of Accountancy class 11th, we will continue the chapter Basic Accounting Terms, and in that today we will discuss the accounting equation. So in the previous lecture also we have already discussed about the accounting equation और उसमें हमने जो है डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनती है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो ये इक्वेशन होती है जैसे दूसरी इक्वेशंस होती हैं केमिस्ट्री की, या ये हम ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। तो आज हम उसी के कंटिन्यूएशन में जो है डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स जो नए जो टर्म्स हैं जिनका एडजस्टमेंट होता है अकाउंटिंग इक्वेशंस में। तो इससे पहले हम जो है सेल्स और परचेज के रिलेटेड जो है रिगार्डिंग वो डिस्कस कर चुके हैं किस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन में उसकी बनती है। तो आज हम कुछ नए टर्म्स जो है नए ट्रांजेक्शन्स उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी इक्वेशन कैसे बनती है। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख, बिल्डिंग 5 लाख एंड मशीनरी 3 लाख। तो मान लीजिए एक बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया है और वो अपना बिजनेस शुरू कर रहा है, 2 लाख कैश लेकर के आया है, 5 लाख की बिल्डिंग लाया है और मशीनरी लाया है 3 लाख की। तो हमने एसेट साइड में ये तीनों लिख दिए हैं और कैपिटल साइड जो है वो आपने लायबिलिटी साइड कैपिटल लिख दी है टोटल 10 लाख। तो इन तीनों को मिला करके जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है इंक्लूडिंग कैश ये हो गया आपका 10 लाख रुपीज़। तो ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमने इसकी इक्वेशन बनाई है। उसके बाद सेकंड जो हमारी ट्रांजेक्शन हुई है दैट इज चार्ज डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। डेप्रिसिएशन जो होता है इट इज़ रिड्यूस्ड वैल्यू जो होती है ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। तो क्योंकि जो कंटिन्यूस यूज़ की वजह से लगातार हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो पुरानी हो जाती हैं, घिस जाती हैं, तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो हम अपनी जो बिल्डिंग या मशीनरी हमारी फिक्स्ड एसेट्स है इस पर डेप्रिसिएशन 10% लगाया है। तो बिल्डिंग की वैल्यू है 5 लाख और 5 लाख का 10% होता है 50,000 रुपीज़। तो ये 50,000 हमने इसका डेप्रिशिएट कर दिया है बिल्डिंग को, और मशीनरी को डेप्रिशिएट किया है 3 लाख का 10% होता है 30,000। तो ये -50,000 और -30,000। तो जो एसेट साइड टोटल डिक्रीज हुआ है वो 80,000 का हुआ है, और ये जो डिक्रीज होता है डेप्रिसिएशन ये कैपिटल में से माइनस किया जाता है। तो -80,000 हमने दोनों मिला करके 80,000 यहाँ से माइनस कर दिए। तो न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो हमारी बन गई है। कैश में कोई चेंज नहीं है, ये पहले भी 2 लाख था अब भी 2 लाख है, क्योंकि ना तो कैश बिजनेस में आया है ना ही वो बाहर गया है। देन बिल्डिंग जो थी पहले 5 लाख की थी और डेप्रिसिएशन हटाने के बाद जो है 4,50,000 इसकी अब न्यू वैल्यू रह गई है। मशीनरी जो है 3 लाख की थी उसमें से 30,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद अब हमारी मशीनरी रह गई है 2,70,000 की, और इसका टोटल हो गया है 9,20,000 रुपीज़। और कैपिटल जो है इसमें से हमने 80,000 माइनस करे हैं तो 9,20,000 रुपीज़ लायबिलिटी साइड का भी जो है हमारा टोटल आ गया है। उसके बाद ट्रांजैक्शन हुई है आपकी रेंट पेड इन एडवांस 5,000। तो हम जब किराया दे रहे थे तो हमने उसमें एडवांस किराया जो होता है, एडवांस होता है कि जब आपका वो टाइम नहीं आया है उससे पहले ही आपने जो है वो किराया पे कर दिया है। टाइम नहीं आया मतलब जैसे मान लीजिए आपको आपका अकाउंटिंग ईयर जो है मान लीजिए जनवरी से दिसंबर तक का है, लेकिन हमने मार्च तक का किराया दे दिया है। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का जो किराया है वो प्रीपेड रेंट या प्रीपेड एक्सपेंस कहलाता है। तो वो हमारा क्योंकि हमने पेमेंट की है तो कैश हमने 5,000 पे किया है, 5,000 कैश में से माइनस हो जाएगा, और प्रीपेड रेंट जो है वो अलग से हम शो करेंगे यहाँ पर 5,000 रुपीज़। इस तरह से हम इसको बनाएंगे और न्यू इक्वेशन हमारी जो बन जाएगी 5,000 माइनस होने के बाद कैश 1,95,000। इसमें कोई चेंज नहीं है, बिल्डिंग में 4,50,000 की है, मशीनरी में कोई चेंज नहीं है 2,70,000 है, और प्रीपेड रेंट जो है इट इज़ करंट एसेट फॉर द बिजनेस और ये हमारा 5,000 रुपीज़ है। और यहाँ पर कोई चेंज नहीं है लायबिलिटी साइड में, तो ये 9,20,000 एज इट इज़ हमारी कैपिटल है। तो ज़ीरो यहाँ पर हम जहाँ जिसमें कोई चेंज नहीं है उसको हम ज़ीरो से शो कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन हुई है वो है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो जैसे हम पहले एडवांस में किसी को पेमेंट कर देते हैं, इसी तरह से कई बार हमारे कस्टमर्स भी जो होते हैं या हमें भी जो है एडवांस पेमेंट्स मिल जाती हैं। जैसे मान लीजिए कमीशन है, हमने कोई काम करना है उससे उससे पहले ही हमें जो है कमीशन काम करने से पहले ही मिल जाती है, तो वो क्या हो गई कमीशन या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो उसको हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर इसको हम कहाँ एंट्री करेंगे, कैपिटल में से हम इसको माइनस कर रहे हैं क्योंकि इससे कैपिटल में हमने प्लस किया होगा, तो इसमें से हमने इसको कमीशन को निकाल के और यहाँ पर हमने अलग से 10,000 कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस इट इज़ ट्रीटेड एज करंट लायबिलिटी। तो जब तक आप काम नहीं कर लेते हैं तो हम उसको इनकम नहीं मान सकते हैं,
तो कमीशन को हम तब तक लायबिलिटी मानेंगे जब तक कि हम वो काम कर नहीं देते हैं या वो टाइम पीरियड नहीं आ जाता है जिसके लिए वो दी गई है। तो इस तरह से इसको अलग से निकाल करके हमने कैपिटल से इसको शो किया है। और बाकी आइटम्स हमारे उसमें कोई चेंज नहीं है, तो उसको हमने जीरो से रिप्रेजेंट किया है। इसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, कैश में, बिल्डिंग में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, मशीनरी में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, प्रीपेड रेंट में भी कोई चेंज नहीं है। तो न्यू इक्वेशन हमारी बन गई है 1,95,000 कैश प्लस 4,50,000 बिल्डिंग प्लस मशीनरी 2,70,000 प्लस प्रीपेड रेंट इज इक्वल टू 10,000 माइनस करने के बाद 9,10,000 कैपिटल प्लस 10,000 इनकम जो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस हमने यहाँ पर शो की है। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है दैट इज लॉस ऑफ कैश ड्यू टू थेफ्ट। तो मान लीजिए आपके यहाँ कैश की चोरी हो गई है 25,000 रुपये की, उसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे शो करते हैं। तो कैश में से 25,000 25,000 हमने लेस किए हैं, बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं है, मशीनरी में कोई चेंज नहीं है, प्रीपेड रेंट में कोई चेंज नहीं है, और जो लॉस होता है ये हमारा हम माइनस करते हैं फ्रॉम द कैपिटल। तो 25,000 हमारी कैपिटल कम हो गई है, प्लस जो हमारी कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है वो जीरो है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो न्यू अकाउंटिंग क्वेश्चन हमारी क्या बन जाएगी 1,70,000। तो 1,95,000 में से 25,000 लेस करेंगे तो 1,70,000 हमारे पास कैश बचा है, 4,50,000 हमारी बिल्डिंग है, मशीनरी हमारी 2,70,000 है, प्रीपेड रेंट जो है हमारा 5,000 है, और कैपिटल जो हमारी है वो घट करके हो गई है 8,85,000। जो हमारा ये कैश चोरी हो गया था इससे हमारी कैपिटल रिड्यूस हो गई। तो लॉस जो होते हैं वो हम कैपिटल में से माइनस करते हैं, इनकम प्रॉफिट या गेन जो होता है वो हम इसको कैपिटल में ऐड करते हैं। और इसके अलावा ये 10,000 हमारा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है। तो ये हो गई हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। तो जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होती रहती हैं हम उसको इस इक्वेशन की फॉर्म में शो कर सकते हैं। तो जहाँ पर जैसे हमने लॉस ड्यू टू थेफ्ट दिखाया है, तो कोई भी लॉस होता है, तो जैसे कई बार आपके लिए यहाँ पर स्टॉक वगैरह में भी कोई गुड्स है, मान लीजिए लॉस ड्यू टू फायर है, गुड्स की जो आग लगने से वो नष्ट हो गए हैं, या लॉस ड्यू टू किसी और तरीके से कोई लॉस हो गया है, उसको हम गुड्स में से माइनस करते हैं। तो जो हमारे गुड्स होते हैं या स्टॉक होता है या परचेजेस होते हैं उसमें से हम उसको माइनस करके शो करते हैं, और उस लॉस को कैपिटल में से भी माइनस किया जाता है। तो इस तरीके से हम कितनी भी बड़ी जो है अकाउंटिंग इक्वेशन वो कंटिन्यूएशन में चलती रहेगी, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन बढ़ती रहेंगी अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनती रहेगी। तो एग्ज़ाम में जो है कुल 5 से 6 जो है आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन के ये जो ट्रांजेक्शन दिए जाते हैं जिसके आपको इक्वेशन बनानी होती है। तो अब हम इसका बैलेंस शीट देखते हैं किस तरीके से बनेगा। तो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है, इस साइड एसेट्स आ जाएंगी आपकी राइट हैंड साइड, लेफ्ट साइड लायबिलिटीज़ आ जाएंगी, और इसमें जो है हमने लायबिलिटीज़ में कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 10,000 था, और कैपिटल जो हमारी थी वो 8,85,000 थी। तो टोटल इस साइड का हो गया लायबिलिटी साइड का 8,95,000। इसी तरीके से एसेट साइड में जो हमारी चीज़ें थी वो थी कैश 1,70,000 का, बिल्डिंग थी हमारी 4,50,000 की, मशीनरी जो है हमारी 2,70,000 की, प्रीपेड रेंट हमारा 5,000 का आ गया, और ये सारा टोटल मिला करके 8,95,000 की हमारी जो है बैलेंस शीट का टोटल ऑटोमेटिकली दोनों साइड बराबर हो जाएगा। तो जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें हमने जो फाइनल लास्ट की हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है, तैयार होती है, उससे हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, ना कि शुरू वाली। तो फाइनली जो लास्ट में आती है उससे हम इसको तैयार करेंगे। तो इसमें टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है अभी प्रेजेंट जो उसकी फॉर्मेट है उसके हिसाब से जो आपका आ रहा है एग्ज़ाम में 4 मार्क्स क्वेश्चन ही आता है। तो आशा है आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा, और बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही स्कोरिंग है ये जो टॉपिक है, इसमें आराम से आपके 4 मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको इक्वेशन बनानी है, साथ में बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।